आज का हमारा टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से लेके 1210 ईस्वी। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों को विजय करके उन्हें अपने राज्य का अंग अवश्य बनाया, किंतु वह गौर का सुल्तान था, न कि दिल्ली का। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक था। उसने न केवल अपने स्वामी को उसकी भारत विजय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, अपितु अधिकांशतया वही उन विजयों और उनके संगठन के लिए उत्तरदायी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था और उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। बचपन में निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने उसे एक दास के रूप में खरीदा। तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। अनेक व्यक्ति अपने गुलामों को साहित्य, कला और सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। अनेक गुलामों को राज्य की उत्तम सेवा करने के योग्य बनाया जाता था और उनके गुलाम सुल्तानों की सेवा करने के योग्य बनाए जाते थे। उनका अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होता था। इस कारण उस समय के तुर्क सुल्तानों के अनेक गुलाम बहुत योग्य होते थे और वे राज्य सेवा में श्रेष्ठतम पद प्राप्त कर लेते थे। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ने 1197 ईस्वी में हुए अनहिलवाड़ के युद्ध के पश्चात खरीदा और वही इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और दिल्ली का सुल्तान बना। इसी प्रकार बहाउद्दीन मलबन को इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में खरीदा और उसी बलबन ने इल्तुतमिश की एक पुत्री से विवाह किया। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किया और अंत में स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी के योग्यतम सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन ख्वाजा उसके गुलाम थे। निशापुर के काजी ने ऐबक को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया और अंत में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदा। अपने योग्यता के कारण ऐबक अपनी स्वामी की दृष्टि में उठ गया। ऐबक ने धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण अमीर अकूर के पद को प्राप्त कर लिया, जो उस समय बहुत सम्मानित पद माना जाता था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1192 ईस्वी में ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी की मृत्यु के अवसर पर कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के दिल्ली, लाहौर और उसके अधीन भारतीय प्रदेशों का सूबेदार था। मोहम्मद गौरी के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तराइन के द्वितीय युद्ध के अवसर पर वह गौरी के साथ था। गौरी के भारत से वापस चले जाने के पश्चात उसने अजमेर, मेरठ आदि स्थानों के विद्रोह को दबाया और दिल्ली को अपने अधिकार में लिया। 1194 में जब गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र से चंदवा नामक स्थान पर युद्ध किया, तब भी ऐबक उसके साथ था। उसके पश्चात उसने अलीगढ़ को जीता, अजमेर के विद्रोह को दबाया, गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को लूटा, राजस्थान के कुछ किलों को जीता और बुंदेलखंड के राजा परमार देव को परास्त करके कालिंज, महोबा और खजुराहो पर अधिकार किया। इस प्रकार ऐबक ने अपने स्वामी गौरी को न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता दी, बल्कि समय समय पर उसके अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य में रखा और राज्य विस्तार भी किया। 1206 में मोहम्मद गौरी का वध कर दिया गया। उसके कोई पुत्र न था और क्योंकि उसकी मृत्यु अचानक हुई थी, इस कारण उसे अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का अथवा कोई अन्य व्यवस्था करने का अवसर नहीं मिल सका था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु की सूचना पाकर लाहौर के नागरिकों ने
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर आकर शासन सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए आमंत्रित किया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। सिंहासन पर बैठने के अवसर पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा, जिन्हें उसने अपने स्वामी गौरी से प्राप्त किया था। इसी कारण ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया, लेकिन उस समय तक ऐबक अपनी शक्ति को स्वयं के प्रयत्नों से दृढ़ कर चुका था। इसी प्रकार ऐबक को नियम पूर्वक अपनी दासता से मुक्ति भी 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई, क्योंकि गौरी ने अपनी मृत्यु के समय तक अपने किसी भी दास को दासता से मुक्त नहीं किया था। कठिनाइयाँ। सिंहासन पर बैठने के अवसर पर ऐबक अनेक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। वह अपने सभी सरदारों से वफादारी की आशा नहीं करता था, बल्कि उनकी ईर्ष्या एवं व्यक्तिगत आकांक्षाएं उसके और नवस्थापित तुर्की राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। तुर्कों ने अफगानिस्तान से लेकर उत्तरी भारत के बंगाल तक के भूप्रदेशों को अपने पैरों तले रौंद अवश्य दिया था, परंतु वे इसके निर्विवाद स्वामी बनने में उस समय तक असमर्थ थे। गौरी ने राजपूतों की शक्ति को दुर्बल अवश्य कर दिया था, परंतु समाप्त नहीं कर सका था, और राजपूत स्थान स्थान पर तुर्कों का मुकाबला कर रहे थे तथा अनेक स्थानों से तुर्कों को निष्कासित कर रहे थे। बंगाल में खलजी सरदारों के पारस्परिक झगड़ों ने वहां तुर्की सत्ता को दुर्बल कर दिया था, और बंगाल के खलजी सरदार ऐबक के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर न थे। वास्तव में ऐबक का आधिपत्य सिंध, पंजाब, दिल्ली और दोआब तक सीमित था, और वहाँ पर भी राजपूत उसकी सत्ता का विरोध कर रहे थे। परंतु इससे भी बड़ी कठिनाइयाँ ऐबक को अपने संबंधियों तथा अपने समान ही गौरी के दास तथा उसके राज्य के अधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उसकी पुत्री का विवाह ऐबक से हुआ था, और वह ऐबक को अपने अधीन तथा गौरी के भारत के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। नसीरुद्दीन कुबाचा उसका सूबेदार था। यल्दौज की एक पुत्री और ऐबक की एक बहन ने उससे विवाह किया था तथा वह भी दिल्ली के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। वास्तव में यल्दौज और कुबाचा ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। प्रोफेसर BM हबीबुल्ला और डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने लिखा है कि गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय राज्य का संरक्षक नियुक्त किया था, उसे मलिक की उपाधि दी थी, और उसकी इच्छा थी कि ऐबक भारत में उसका उत्तराधिकारी बने। परंतु प्रोफेसर के निज़ामी इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि गौरी ने अपनी मृत्यु के समय तक अपने गुलाम सरदारों के अधिकारों और अपने उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय ही नहीं लिया था, जिसके कारण ऐबक, यल्दौज और कुबाचा की स्थिति समान थी, और उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने अधिकारों की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र था। यही नहीं, उनका तो यह भी कहना था कि गौरी ने भारत के विभिन्न तुर्की सरदारों को भी ऐबक की अधीनता में नहीं लिया था, और यदि वहाबुद्दीन तुगरिल खान तथा मोहम्मद बख्तियार खलजी जैसे शक्तिशाली सरदारों की मृत्यु पहले ही न हो गई होती, तो वे ऐबक के प्रतिद्वंदी सिद्ध होते। यल्दौज और कुबाचा की गतिविधियों को देखते हुए डॉक्टर निज़ामी का कथन सत्य और अधिक निकट प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को अधिक निकट को स्वतः ही भारत का तुर्की राज्य प्राप्त नहीं हो गया था, बल्कि उसके लिए कौशल और कूटनीति के प्रयत्न करना पड़ा था। ऐबक की कठिनाई यल्दौज और कुबाचा की प्रतिद्वंदिता तक सीमित न थी,
बल्कि ख्वारिज़्म शाह की बढ़ती हुई शक्ति थी और उसके लिए एक बड़ा खतरा थी। ख्वारिज़्म शाह की नज़र गजनी पर थी। यल्दौज उसकी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में यदि गजनी पर ख्वारिज़्म शाह का अधिकार हो जाता तो वह दिल्ली पर अपना दावा कर सकता था। इस कारण ऐबक की एक मुख्य कठिनाई भारत के राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना, उसे गजनी के शासकों के कानूनी आधिपत्य से मुक्त करना तथा उससे एक पृथक स्वतंत्र राज्य का अधिकार और अस्तित्व प्रदान करना था। ऐबक का मुख्य कार्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करना था। उसने कौशल और कूटनीति से कार्य किया। उसने अनेक तुर्की सरदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया। संभवतः इसी कारण उसे सिंहासन पर बैठने में कुछ समय लगा। अपनी स्थिति को दृढ़ करने के आशय से ही उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से और अपनी बहन का विवाह नसीरुद्दीन कुबाचा से किया। संभवतः कुबाचा ने उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया, परंतु यल्दौज की तरफ से खतरा रहा। इस कारण ऐबक सर्वदा लाहौर में रहा। उसे दिल्ली में रहने का अवसर कभी न मिल सका। सुल्तान गियासुद्दीन ने यल्दौज को दास्ता से मुक्त करके गजनी का शासक स्वीकार कर लिया था। ख्वारिज़्म शाह के दबाव के कारण यल्दौज को गजनी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। गजनी का शासक होने के नाते वह भारत के तुर्की राज्य को अपने अधिकार में मानता था। ऐबक ने उसका विरोध किया और उसे युद्ध में परास्त करके पंजाब को छोड़ने के लिए बाध्य किया, परंतु गजनी उस समय असुरक्षित रहा और संभव था कि ख्वारिज़्म शाह उस पर अधिकार कर लेता। गजनी के नागरिकों ने ऐबक को आने के लिए निमंत्रण दिया और ऐबक ने आगे बढ़कर गजनी पर अधिकार कर लिया, परंतु गजनी के नागरिक उससे संतुष्ट न रह सके और उन्होंने यल्दौज को आमंत्रित किया। यल्दौज के अचानक गजनी की सीमा पर पहुंच जाने के कारण ऐबक केवल 40 दिन पश्चात ही गजनी को छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। इस प्रकार ऐबक का गजनी का अभियान सफल होते हुए भी स्थायी लाभ का न रहा, परंतु यल्दौज भी उसके भारत के राज्य पर अधिकार करने में असमर्थ रहा और ऐबक ने दिल्ली के स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। बंगाल के दूरस्थ इक्ता ने भी ऐबक को परेशान किया। मोहम्मद बख्तियार खलजी के हत्यारे अली मर्दन खां को खलजी सरदारों ने कैद कर लिया था और उन्होंने मोहम्मद शेरा को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया था कि वो दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण आरंभ में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया, परंतु अली मर्दन खां कैद से भागकर ऐबक के पास पहुंचा। ऐबक ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसने वायदा किया कि वह ऐबक के अधीन रहेगा तथा वार्षिक कर देगा, परंतु खलजी सरदार इस प्रबंध को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐबक के सरदार कैवाज़ोमी ने निरंतर प्रयास और युद्ध के पश्चात ही अली मर्दन खां को बंगाल का इक़्तिदार बनाया जा सका और बंगाल दिल्ली सुल्तान के अधीन हो गया। ऐबक को राजपूतों की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला और न वह साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना सका। इसके विपरीत राजपूतों ने उसके कुछ स्थानों को उससे छीन लिया और ऐबक उन्हें पुनः जीतने का प्रयत्न न कर सका। ऐबक को समय भी थोड़ा मिला। चौगान, जो आधुनिक पोलो की भांति एक खेल है, कि खेल में घोड़े के से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया और उसकी कब्र पर एक साधारण स्मारक बना दिया गया। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। धन्यवाद।